नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सांगठनिक और रणनीतिक दोनों ही स्तर पर पूरी तरह तैयार है। भाजपा के कर्ता-धर्ताओं ने पार्टी में एक ऐसा चुनावी मैकेनिज्म विकसित कर लिया है जो हर समय किसी भी तरह की चुनावी परिस्थितियों से जूझने में सक्षम है। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, यानी लोकसभा से लेकर नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत स्तरीय चुनाव में भी भाजपा पूरी ताकत झोंक देती है। इसका फायदा उसे परिणाम के तौर पर मिलता भी है। अपनी बड़ी से बड़ी हार को भी वह चर्चा से बाहर रखने में सक्षम है। पिछले दिनों हिमाचल विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार के विपरीत गुजरात की जीत को इतना विराट बना दिया कि हर तरफ गुजरात ही गुजरात दिखाई दिया। सब कुछ गुजरात में कर दिया गया। इसमें जहां कथित राष्ट्रीय मीडिया और पार्टी के आईटी सेल की अहम भूमिका रही, वहीं संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। संघ और उसके विभिन्न संगठनों को सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करने में महारत हासिल है। इसका तोड़ अभी तक राजनीतिक दल के पास नहीं है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। भाजपा वहां पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही वह कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर जुटी है। इसी साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीतिक तौर पर तेजी से काम कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए साल भर पहले से ही रणनीति बनाकर उसे धरातल पर लागू करने का काम शुरू कर चुकी है। देश की सभी लोकसभा सीटों यानी हर सीट के लिए उनके पास माइक्रो लेवल तक की तैयारी चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 144 सीटों पर भाजपा हारी थी, उन पर खास फोकस किया गया है। बिहार और महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी है। इन लोकसभा सीटों को लेकर एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है, जिसमें धर्म, जाति और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले तमाम कारकों के विवरण तैयार करवाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों का समूह बनाकर क्षेत्र विशेष में ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के बूथ प्रबंधकों, मंडल अध्यक्षों और विधानसभा तथा संसदीय प्रभारियों के साथ बैठक के दौर निरंतर चलते रहते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने के लिए कार्यशालाएं लगाई जा रही हैं। जहां तक संगठन की बात करें तो पार्टी बूथ स्तर से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक पूरी तरह सक्रिय है। पन्ना प्रमुखों के पास उनके पन्ने में शामिल वोटरों की धर्म, जाति, राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्थिति आदि की पूरी जानकारी होती है। इस तरह राज्यों की हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। 2019 में उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, उनके लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इनमें से एक रामपुर सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। रामपुर लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान की प्रक्रिया पर नजर डालें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। भाजपा कार्यकर्ता वोटर लिस्टों से नाम कटवाने और नए नाम जुड़वाने तथा एक बूथ के मतदाताओं का दूसरे बूथों की सूची में शामिल करवाने तक की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आज़ादी के बाद से जिस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा कभी नहीं जीत पाई थी, वहां भी जीत का परचम फहरा दिया। इसका संदेश उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के अभेद समझे जाने वाले किलों को भी सेंध लगाने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जाति के आधार पर उपेक्षित तबकों को भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी है। इसके लिए आदिवासियों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम चल रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय के उपेक्षित तबकों को चिन्हित कर लिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे मुसलमानों से बिना वोट की उम्मीद के मेलजोल बढ़ाएं। ये यूं ही नहीं कहा, ये बाकायदा चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ने
60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज़्यादा है। इसके लिए 10 मार्च से 14 राज्यों के 64 मुस्लिम बहुल जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इनमें खास तौर पर पसमानदा और बोहरा मुस्लिम समुदाय के अलावा हर क्षेत्र में 5000 ऐसे लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जो भाजपा के वोटर नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के लाभार्थी हैं। इसके अलावा मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में सूफी सम्मेलन करवाए जाएंगे ताकि सूफी सोच वाले मुस्लिमों को भाजपा के साथ जोड़ा जा सके। सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों व पिछड़ों के लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा की नीतियों को अमली जामा पहनाने के लिए आधार तैयार करने का काम संघ के विभिन्न संगठन कर रहे हैं। वहीं मिशन 350 के तहत महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए सेल्फी विद बेनिफिशियरी और कमल मित्र जैसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन भी हवा के रुख के साथ अपने कार्यक्रमों और नीतियों में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका फायदा अंतिम रूप से बीजेपी को ही होता है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास अभी तक ना तो कोई स्पष्ट रूपरेखा है, ना कोई योजना। एकता के प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही खतरा रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो घोषित तौर पर 2 दलीय सिद्धांत पर चल रही है। जिस तरह वट वृक्ष के नीचे दूसरे पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, वैसे ही भाजपा सहयोगी दलों के लिए वट वृक्ष साबित हो रही है। एक एक कर तमाम मजबूत सहयोगी दल भाजपा की छत्र छाया में समय के साथ है प्रासंगिक और शक्ति विहीन होते जा रही हैं, और उनके मुखियाओं के पास अपने परिवार का राजनीतिक दंभ बचाए रखने के लिए बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वहीं विपक्षी दलों के ज़्यादातर मुखिया आईटी और ईडी से बुरी तरह भयभीत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। वह तभी सक्रिय होती हैं जब सरकार चाहती है। कुछ इसी तरह की हालत समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल होते हुए भी बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम शुरू नहीं कर पा रहे और विपक्षी एकता के नाम पर ही छिटक जाते हैं। वहीं ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक एकजुट विपक्ष का सिरमौर बनने की कोशिश जरूर है, लेकिन कामयाब नहीं है। इधर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करके बेदम पड़ी कांग्रेस में नई जान जरूर फूकी है, लेकिन अभी वह इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि भाजपा को अपने बूते पर चुनौती दे सके। कांग्रेस के मजबूत होने को भी भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल खुद के लिए खतरा समझते हैं। बेशक मोदी सरकार के खिलाफ जनता में रोष बढ़ रहा है। बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से जनता आक्रोशित है। जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है और मौका मिलते ही सिखाती भी है। हिमाचल विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव इसके ताज़ा उदाहरण हैं। जनता के सामने बस मजबूत विकल्प होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल अभी तक एकजुटता का कोई सर्वसम्मत फार्मूला भी नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में वे 2024 में हर तरह से मजबूत और संगठित बीजेपी को कोई कड़ी चुनौती दे पाएंगे, इसकी संभावना काफ़ी कम है। इसलिए भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुटता से कमर कसकर मैदान में उतरना होगा। अब समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।